प्यारे बच्चों, आज ये मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 2019 का सेट नंबर 2। 2019 का ये सेट नंबर है आपका 2 मैं लेके आया हूँ। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे जो ये सेट नंबर है आपका FK सेट नंबर 2, जो कि मैंने 2019 का पहला सेट करवा दिया है। ये 2019 का सेट नंबर 2 है। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा रसायन विज्ञान, ये जो मैं करवा रहा हूँ अग्रवाल के सेट से मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। अब देखिए जो प्रश्न क्या कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो वहाँ पर प्रश्न एक का निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या होती है। तो कह रहा है कि किनमें परमाणु संख्या 2 होती है। अंतः केंद्रित घनी, ठीक है, अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका में होती है। 5 ml ग्राम NaCl प्रति मोल होता है, तो इसको हो जाएगा 5 ppm हो जाएगा। फिर कह रहा है कि संक्षारण से बचाने के लिए आयरन की परत, ठीक है, आयरन पर की जाने वाली टिकाऊ परत कौन सी, यानी वेल्डिंग कौन सी होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा जिंक प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? जिंक प्लेटिनम हो जाएगा। फर्स्ट का गा नंबर जो कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के 50% पूरे होने में लगा समय होता है टी हाफ बराबर लगभग 1.1 गुना होता है। अब कह रहा है कि RnH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो अभिक्रिया हो जाएगी कार्बिल एमीन, अभिक्रिया क्या रहेगी? कार्बिल एमीन रहेगी, ठीक है। और DNA में कौन सा क्षारक नहीं होता है? तो DNA में कौन सा क्षारक नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा साइटोसिन। क्या हो जाएगा? साइटोसिन। आंसर साइटोसिन हो जाएगा। अब ये प्रश्न नंबर 2 का जो कह रहा है कि एक घनी जालक में घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। तो घनी जालक की, ठीक है, संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। क्या कह रहा है? जो प्रश्न आपसे घनी जालक के संकुलन की क्षमता की गणना करना है। अब देखिए हम लोग को मानना पड़ेगा, माना घनी जालक की एकक कोशिका कोर की लंबाई क्या मान लेंगे यहाँ पे? A। चूंकि घन के कोरों पर उपस्थित एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अतः यह सरल घनी, ठीक, एकक कोशिका होगी। माना परमाणुओं की त्रिज्या क्या? R हो गया। चूंकि परमाणु एक दूसरे को संपर्क में करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर 2R हो जाएगा। एकक कोशिका में परमाणु की संख्या 8 × 1/8 इक्वल टू काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब एक कोशिका में परमाणुओं का आयतन, एक कोशिका में परमाणुओं का आयतन जो होता है 4/3 πr³ इंटू, ठीक है, कर लेंगे। अब यहाँ पे जब निकाल लेंगे हम लोग एल करके वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा। और घनी एकक कोशिका का जो आयतन दिया गया A³, क्या दिया गया है? A³। यहाँ R × 2R A³ कर लेंगे तो 8R³ हो जाएगा। अब संकुलन क्षमता जब इसकी निकालेंगे हम लोग, यह फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना आप लोग को बच्चों? तो एकक कोशिका में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बटे
घनी एकक कोशिका का आयतन गुणे क्या कर लेंगे हम लोग 100। अब यहाँ से रख करके इसको जब कर लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए दूसरे का जो खा प्रश्न कह रहा है कि दूसरे का खा कह रहा है कि भारा अनुसार यानी भार के अनुसार 25% जो ग्लिसरॉल है, जो 25% ग्लिसरॉल को इसका जो सूत्र दिया गया है C3 अड़सूत्र कर देते C3H8O3 के बिलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लिसरॉल का दिया गया है, ग्लिसरॉल की जल में जो मात्रा है वो भारानुसार कितना दिया गया है 25%। अतः जल की मात्रा भारानुसार कितना हो जाएगी 75। ग्लिसरॉल के मोल क्या निकालेंगे, इसका मोल निकालेंगे तो हो जाएगा 25/92 जब भाग दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे निकालना है जल के मोल, क्या निकालना है जल के मोल 75/18 कर देंगे। अब देखिए कैसे निकाला जा रहा है, इसको मैं आप लोग के पास दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकाल क्या रहे हैं मोलों की संख्या। अब यहाँ पे जो पहले मोल अंश का सूत्र क्या होता है इसको जान लो। मोल अंश का सूत्र होता है स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस स्मॉल n2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कैपिटल N का से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल में हम लोग को सबसे पहले क्या क्या दिया ये देखना है। देखिए कहा कि 25% ग्लिसरॉल है, तो यहाँ पे 25% क्या ग्लिसरॉल दे दिया गया। जब हम इसके ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है भार बटे क्या होता है अणुभार होता है, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे 25% भार दे दिया गया है, यानी 25% भार दिया गया। अब यहाँ जो आप लोग को समझ आएगा कि 92 ये मेरा कहाँ से आया है, तो ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। जब इनका निकालेंगे और सूत्र से अणुभार निकालेंगे, जब इनका अणुभार निकालेंगे तो वो आएगा 92। अणुभार कैसे निकालते हैं, जैसे C3H8O3 दिया ना, तो यहाँ पे 3 आगे लिखेंगे। इस कार्बन की जो द्रव्यमान संख्या होती है कितना 12, 8 गुणे H करोगे 3 गुणे 16, क्योंकि क्वेश्चन होता है 16 द्रव्यमान संख्या परमाणु नहीं कर, इसको गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना यहाँ पे 92 आ जाएगा। तो 25/52 जब भाग दे देंगे तो ये आ जाए ग्लिसरॉल की मोलों की क्या निकल जाएगी संख्या निकल जाएगी। अब फिर कह रहा है कि बिलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की अब कह रहा है कि गणना करना है, ठीक है। अब शेष हमारा बचा क्या जल बचा, तो उसमें जल, तो अब यहाँ पे देखो शेष हमारा जो 75 हो गया जल प्रतिशत हो गया। अब यहाँ पे 75/18 करेंगे क्योंकि जल के साथ निकालेंगे, और जल का जो अणुसूत्र होता है कितना होता है 18। तो यहाँ पर जो 75 यानी 25 था तो बचा 75, 75/18 कर दिया गया। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25/92 और यहाँ 25/92 प्लस 75/18, यहाँ आप इसको भाग दे दो। अगर हम इसको भाग दे देते हैं तो हमारा आगे कितना 0.27 आ जाएगा, और यहाँ 25 बटे सेम वही चीज़ है, और 75/18 करेंगे 4.17 आ जाएगा। अब दोनों, अब इनको क्या करें जोड़ करके इनसे जोड़ दिया, तो यहाँ पे जोड़ने पा गया। अब देखिए ऊपर 0.27 है, नीचे इसको जोड़ देंगे 4.17 में इसमें, तो यह 4.44 ठीक आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे दशमलव काट दो, कट गया। अब सीधा भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6, ठीक है 0.06 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब देखिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट विलयन को, अरे कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 45 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया, तो कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करना है। अब यहाँ पे हम लोग को बताना है कि कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, हमको इसकी गणना करना है, ठीक है। तो इसकी गणना हम कैसे करेंगे, हम लोग को दिया है जैसे कॉपर का द्रव्यमान दिया गया कितना, कॉपर द्रव्यमान दिया गया कितना 63, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को जो टी बराबर दिया गया है, ठीक है, एक टी बराबर हम लोग को देना कितना दिया गया है 400, सवाल में दिया गया टी बराबर 450 सेकंड, ठीक, टी बराबर 450 सेकंड दिया गया।
ठीक, यहाँ पे जो धारा दी है 2 एम्पीयर। अब आवेश बराबर जो धारा गुणे क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, गुणा करके निकाल लेंगे, हमारे कितना आ जाएगा, ठीक है, 900 कूलाम आ जाएगा। आगे देखिए, इसे में भी कह रहा है कि अभी हमको और चलना है, इसके साथ जो क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है। अब आगे चलते हैं कि एक मोल या 63 ग्राम कॉपर को निक्षेपित करने के लिए हमें 2 फैराडे, ठीक है, क्या 2 फैराडे गुणे, अब ये कह रहा है कि 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक है। अतः 900 कूलाम द्वारा निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान निकालना है। तो 63 गुणे 900 बटे 2 गुणे 96,500 जब भाग दे देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। अब देखिए, हम तीसरे का जो प्रश्न कह रहा है, तीसरे का कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज, कह रहा है कि कितना, 9 ग्राम ग्लूकोज को, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, को 500 ग्राम जल में घोला गया। तो कह रहा है कि 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए निकालेंगे, जल के लिए दिया Kb = 0.52, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे, ध्यान देना, अब यहाँ से निकालेंगे कि भारानुसार 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला जाए तो इसकी मोललता क्या होगी, इसकी मोललता बराबर होता है विलय में मोलों की संख्या बटे विलाय के क्या होता है, अणुभार होता है, सॉरी, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का ग्राम में भार। तो यहाँ पे 9 बटे 180 कर लेंगे, 500 बटे 1000 कर लेंगे। जब इसको हम लोग, चाहे आप ऐसे बट्टे में कर लो, चाहे दोनों को 9 गुणे 180 में भाग दे दो, फिर 500 1000 भाग दे दो, फिर जब इसको आप भाग दे देंगे तो कट पिट के आपका आंसर 0.1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, तीसरे का खा जो प्रश्न कह रहा है कि कोलराउस के नियम को समझाइए। कह रहा है कोलराउस के नियम को समझाना है कि यहाँ पे कोलराउस का नियम क्या होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बता रहा हूँ। कोलराउस का नियम, इस नियम के अनुसार, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, कह रहा अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उनके सभी धनायनों और ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता के योग के तुल्य होता है, ठीक। बहुत आसान परिभाषा है बेटा, बहुत आसान परिभाषा है। अगर आपको कोलराउस का नियम पूछा जाए तो बहुत ही आसान परिभाषा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार, कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, क्या करा, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों या ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता का योग के तुल्य होती है। क्या होती है, योग के तुल्य होती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोलराउस का नियम। देखिए, इस तीसरे का जो ग नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मिसेल निर्माण की क्रियाविधि, यानी हम लोग को लिखना क्या है, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि क्या है। तो साबुन की निर्मलन क्रिया, क्या, साबुन की निर्मलन क्रिया, जो इसी को बोलते हैं मिसेल। अब देखिए मिसेल क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो साबुन के एक ध्रुवीय सिरा CO2 होता है, ठीक है, जो जल में विलय होता है, तथा दूसरा सिरा अध्रुवीय छोर पर जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है, जो जल में अविलय होता है। तो यहाँ पर ये फिगर बनाया गया, ठीक है। कह रहा है कि जल में 2 सिरा होता है, एक कह रहा है जिसपे CO2 लगा होता है, वो ध्रुवीय सिरा होता है जो जल में विलय होता है, और दूसरा जो साबुन के जो सिरा बनाया गया है, दूसरा अध्रुवीय होता है जो जल में अविलय होता है, जो हाइड्रोकार्बन होता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं जो यहाँ पे दी गई हैं उसको ध्यान से देखना है। देखिए क्या कह रहा है कि साबुन अणु का
एक ध्रुवीय भाग जल रागी होता है और जल में घुलनशील होता है, लेकिन ग्रीस व ठीक है ग्रीस व तेल में घुलनशील होता है। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अध्रुवीय भाग क्या होता है? जल विरोधी होता है। जो कह रहा है कि इसमें जो लंबी श्रृंखला होता है वो क्या जल में क्या होता है? जल विरोधी होता है या जल में नहीं घुलता है। ये पहला शिला जल में घुल जाता है, इसीलिए साबुन जल में अविलेय है, किंतु यह तेल व ग्रीस में घुलनशील होता है। साबुन जल के पृष्ठ तनाव को कम करता है। साबुन क्या करता है? जल के पृष्ठ तनाव को क्या करता है? कम करता है। कम करता है। इसका अध्रुवीय सिरा जल में विलेय ग्रीस व तेल के चिकने कण में घुल जाता है और मिशेल का निर्माण करता है। इस प्रकार मिशेल का बाहर की ओर जल में विलेय ध्रुवीय सिरा CO2 होने के कारण पूर्ण अणु ध्रुवीय हो जाता है, अतः जल में विलय होकर बाहर निकल जाता है। कह रहा है जल में बाहर निकल जाता है। अब ये फिगर यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। इस फिगर में ध्यान दीजिएगा, जैसे ये बताया जा रहा है कि ग्रीस जल में विलय है। कह रहा है ग्रीस जल में क्या है? अविलेय है, ठीक है। ये जो ग्रीस बनाया गया जल में क्या? अविलेय है, और साबुन जल में क्या है? विलेय है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिशेल का निर्माण कैसे होता है। अब ये इसमें जब डिजॉल्व होगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो जल साबुन में क्या है? जल में घुला ग्रीस, जल में जब घुल गया ग्रीस। तो ये फिगर के माध्यम से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। ये फिगर तीनों आपके बने गए, इसको फिगर को आप बना देंगे तो नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। आवर्त सारणी के कह रहा है कि आवर्त सारणी के ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के असामान्य व्यवहार को कारण सहित समझाइए। मतलब तीसरे का ही प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के असामान्य व्यवहार को कारण सहित क्या हमको समझाना है। ये सबसे पहली बात, ये प्रश्न है ये पी ब्लॉक से। किस ब्लॉक से है? ये पी ब्लॉक से। ऑक्सीजन परिवार के असामान्य गुण को हम लोग को यहाँ पे बताना है। चलिए ठीक है, हम ऑक्सीजन परिवार के असामान्य गुण की बात करते हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के असामान्य व्यवहार, जो हमारे के असामान्य व्यवहार है, ठीक। यहाँ देखते हैं आवर्त सारणी के आधार पर, ठीक है, आवर्त सारणी के आधार पर वर्ग 16 के तत्वों की स्थिति की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। कितने प्रकार की जाती है? निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधार बनाएंगे। इस वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इस वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2, NP4 होता है, ठीक है। P4 होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पे खत्म होगा। तो यहाँ पे एक एक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। जैसे हमने पहले ऑक्सीजन ले लिया, सल्फर ले लिया, तो HCl इसका नाम ले लिया। अब यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे ही सल्फर करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 हो गया। H34 कर लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p4, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमको जानना है कि भौतिक अवस्था क्या होता है? भौतिक अवस्था, इस वर्ग में ऑक्सीजन
इस वर्ग में ऑक्सीजन गैस है, जबकि अन्य तत्व क्या है, जबकि अन्य तत्व ठोस हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अणु द्विपरमाणुक होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन अणु द्विपरमाणुक होता है, जबकि ये कह रहा है कि सल्फर Hc और Te क्या है, अणु 8 परमाणुक अणु होते बनते हैं। जो यहाँ पे इसको हम लोग जो सल्फर के जो 8 है ना, इसको हम लोग सुकड़ी संरचना भी बोलते हैं। S8 की जो संरचना है, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये जो सारी स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग सुकड़ी संरचना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग सुकड़ी संरचना भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम ध्यान देंगे इन्हीं का थर्ड जो कह रहा है कि इसी पर आयनन ऊर्जा, क्या बात करना हमको, आयनन ऊर्जा क्या होता है। जैसे तत्व हो गया, तो तत्व में हमने रख दिया यहाँ पे देखो, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर SbTO पोलोनियम हो गया। ठीक है, अब इन सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा यहाँ पर, यहाँ इनका देखिए 13.6 होता है, 10.4 होता है, 9.75 होता है, 9.01 होता है, 8.43 होता है। ठीक है, तो ये क्या इनकी आयनन ऊर्जा है, इनके क्या आयनन ऊर्जा है। और एक बात और है, इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। इस चीज को आपको ध्यान देना, जब वर्ग में आप लोग जब वर्ग में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो जब ऊपर से नीचे जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मकता। क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। जैसे ये बताया गया, क्या है, आपका तत्व है, क्या है, ये तत्व हो गया। ठीक है, और ये इनकी क्या विद्युत ऋणात्मकता होती है। जैसे यहाँ पे बताया गया, इनका 3.5 दिया, 2.5 दिया, 2.4 दिया, 2.1 दिया, इसका 2 दिया। तो ये क्या हो रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। कहाँ पे, जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है, घटता है। इसके बाद हम चलते हैं धात्विक तथा अधात्विक लक्षण क्या होता है। धात्विक तथा अधात्विक लक्षण क्या होता है। इस वर्ग में ऑक्सीजन से सल्फर अधात्विक तथा ठीक Sb से Te दुर्बल, कह रहा है कि दुर्बल धात्विक गुण दर्शाते हैं। दुर्बल धात्विक गुण दर्शाते हैं, वह कह रहा है कि P एक रेडियो यानी जो पोलियम होता है एक रेडियो एक्टिव धातु है। ठीक है, रेडियो एक्टिव धातु है। यहाँ पे ऑक्सीजन व सल्फर ये क्या है, ये ऑक्सीजन व सल्फर क्या अधातु हैं। Sb और T क्या दुर्बल, क्या है दुर्बल अधातु है। और पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव धातु है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग 4 का जो प्रश्न कह रहा है 4 का देखो MnO2 से, कह रहा है कि MnO2 से ठीक पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, क्या रासायनिक समीकरण भी लिखना है। फोर का जो का है, तो पोटेशियम देखो मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड से पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण को भी लिखिए। और पोटेशियम परमैंगनेट को KNO2 से रासायनिक अपक्रिया का समीकरण भी लिखना है। चलो ठीक है, इसकी अपक्रिया लिखते हैं हम। पहला कह रहा है कि कैसे लिखते हैं, देखिए अब जो प्रश्न कह रहा है कि हम लोग को बनाना के MnO4 बनाने की विधि लिखना। पोटेशियम परमैंगनेट को, ठीक है, पायरोलुसाइट ठीक से
औद्योगिक रूप से बनाया जाता है, इसमें निम्न प्रकार से बनाया जाता है। पहला बताया गया, तो यहाँ पे कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो चूर्ण होता है, इनको हम लोग क्या बहुत बारीकी से क्या करते हैं, इन चूर्ण को के OH या K2Cr2 के साथ वायुमंडल में विद्यमान ऑक्सीजन व ऑक्सीकारक के HNO3 या KClO3 की उपस्थिति में क्या करते हैं, संकलित करने पर यह अपक्रिया द्वारा पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखा गया है। अब ये कैसे करेंगे, जब हम लोग 2MnO2 प्लस 4KOHO2 के साथ जब इसको हीट कर देंगे, तो यहाँ पे 2K2MnO4 और 2H2O प्राप्त हो जाएगा। अब इसको पुनः लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इसको पुनः ले लेंगे 2MnO2 प्लस 2K2CO3 प्लस O2 को जब यहाँ पे गर्म कर देंगे, 2K2MnO4 प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा। इसके बाद MnO2 को और 2KOH और KNO3 के साथ जब कर देंगे, K2MnO4 और KNO2 और H2O में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे MnO2 को 6KOH और KClO3 के साथ जब गर्म करेंगे, K2MnO4 और KCl और O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है, पोटेशियम मैग्नेट बनाना है। ठीक है, और कह रहा है कि पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट कैसे प्राप्त करेंगे, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट कैसे प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त, अब कह रहा है कि उपर्युक्त पद में प्राप्त रंग के, ठीक कह रहा है, उपर्युक्त पद में जो प्राप्त हमें क्या है, जो रंग मिला है, ठीक है, पदार्थ पोटेशियम मैग्नेट को जल में, ठीक है, निष्कर्षित करेंगे। ठीक है, निष्कर्ष का निम्न विधियों से किसी एक विधि द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। अब बताया जा रहा है कि वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण, क्या कह रहा है कि वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा है पोटेशियम मैग्नेट को यानी K2MnO4 का विलयन, ठीक है, आयरन इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत ऑक्सीकरण कराने पर एनोड पर ऑक्सीकरण मुक्त होती है, जो इसका ऑक्सीकरण हल्के परमैंगनेट में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ पे KMnO4, क्या KMnO4 H2O और O2 के साथ अपक्रिया होगा, तो 2KMnO4 और 2KOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि इनका रासायनिक क्या बताना है, कि रासायनिक ऑक्सीकरण बताना है। ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट विलयन का ऑक्सीकरण, ठीक है, CO2 O3 अथवा Cl2 गैस प्रवाहित करके भी किया जा सकता है। करके क्या होता है, करके भी किया जा सकता है। इसके बाद 3K2MnO4 क्या है, 3K2MnO4 2CO2 के साथ जब हम लोग गर्म कर देंगे, 2KMnO4 और 2K2CO3 और MnO2 क्या मिलेगा, MnO2 मिलेगा। जब इसको यहाँ पे हम लोग 2K2MnO4 और O3 और H2O में जब कन्वर्ट कर देंगे, 2KMnO4 और 2KOH और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पुनः क्या कर लेंगे हम लोग, 2K2MnO4 Cl2 के साथ अपक्रिया करवा लेंगे, 2KMnO4 और 2KCl में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्रियाएं संपन्न होंगी। ठीक है, और इस प्रकार प्राप्त जो हमारा है, इस प्रकार KMnO4 को बैंगनी रंग के विलयन का क्रिस्टलीकरण करके ठोस KMnO4 विलयन प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर कुछ हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे बताया गया रासायनिक अभिक्रिया में अम्लीय फेरस सल्फेट
से अभिक्रिया क्या? अम्लीय, ठीक है, फेरस सल्फेट से अभिक्रिया। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अम्लीय फेरस सल्फेट से अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया करवाएंगे 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10FeSO4 जब क्रिया करवा देंगे तो यहाँ से बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट। क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट बनेगा, मैग्नीज सल्फेट बनेगा, 5FeSO4 का थ्राइस, और यहाँ पे 8H2O बन जाएगा। और दूसरी जो अपक्रिया यहाँ पे जो बताई जा रही है, दूसरी अपक्रिया क्या है, जो यहाँ पे आप लोग को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया। क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया। तो KMnO4 को 3H2SO4 और 5H2O2 जब क्रिया करवा देंगे K2SO4 मिल जाएगा, 2MnSO4 मिल जाएगा और 8H2O मिल जाएगा और 5O2 मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये जो है अभिक्रिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया जो हम दिखा रहे हैं आप लोग को, यानी KNO2 से अभिक्रिया कैसे करवाएंगे? 2KMnO4 को 5H2SO4 और 5KNO2 से अभिक्रिया करवा देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को पोटेशियम सल्फेट मिल जाएगा, मैग्नीज सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगा और हमारा 3H2O मिल जाएगा। तो ये हो गया हम लोग को क्या? अभिक्रिया हो गई। इसी का खा नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि बेंजिल क्लोराइड से N डाइमेथिल फेनिल, ठीक है, मैथेमीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड लिया गया, जब इसको अमोनिया के साथ अपक्रिया करवा देंगे तो हमारा बन जाएगा बेंजिल एमीन। क्या बनेगा? ये जो पूरा बना बेंजिल एमीन बना और सह उत्पाद में ये HCl बन जाएगा। पुनः हम लोग इसको, ठीक है, ठीक है, आयोडोमेथिल के साथ जब क्रिया करवा देंगे तो यहाँ बनेगा N मेथिल फेनिल मेथेमीन बनेगा। जो ये बना है ये बन जाएगा। इसको पुनः हम लोग अब क्रिया करवा देंगे तो बनेगा ये N डाई मेथिल फेनिल मेथेमीन। ये हमारी पूरी क्या हो गई? अभिक्रिया है। ये पूरी क्या है? अभिक्रिया है। इसके बाद जो इसका गा नंबर जो प्रश्न कह रहा है, कौन सा गा नंबर कह रहा है कि टेफ्लॉन कामा, कह रहा है कि टेफ्लॉन कामा, ठीक है, मेलेमीन कामा और टेरिलीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। और ये जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम, जो टेफ्लॉन का रासायनिक नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोट और एथिलीन, इसका निर्माण, ठीक है, टेट्राफ्लोरोथीन का एसिटिल पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर बहुलीकरण करने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब अपक्रिया में ले लेंगे टेट्राफ्लोरोएथिलीन को, जब पेरोक्साइड, ठीक है, जब पेरोक्साइड उच्च दाब पर अपक्रिया करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग को टेफ्लॉन प्राप्त हो जाएगा। कट गए सिलेबस में। यहाँ देखिए, साबुन क्या है? पारदर्शी पोटेशियम साबुन के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखो, उच्च वसी अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये परिभाषा आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। ये परिभाषा आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। साबुन क्या है? पारदर्शी पोटेशियम साबुन के निर्माण की विधि क्या है? उनका रासायनिक समीकरण क्या है? तो बच्चों, आप लोग सेट को बहुत ही बारीकी से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जो भी हो आप लोग इसको देखते रहिए। कंटेंट आपका बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है।
कंटेंट को देखिए और इसमें समझने का भी आप प्रयास कीजिए, क्योंकि देखो मॉडल सेट है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये सिलेबस लंदी जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कहा गया है, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी जाएगा, थक कर मत बैठना ए पथ के मुसाफिर, मंजिल मिलेगा मिलने का मजा भी आएगा। तो और ये कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, हाँ, प्रश्न नंबर 5 का जो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया में, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया में कह रहा है कि टाइमिंग दिया है इसमें, एक मिनट जूम करके इसको मैं देख रहा हूँ। हाँ, 99.9, ठीक कह रहा है कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है, अर्धायुकाल टी हाफ का 10 गुना है। चलो कोई बात नहीं, टी हाफ का 10 गुना, तो यहाँ पे जो टाइम टी हाफ हो जाएगा, अब समय इतना लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग रखते हैं सवाल पर ही। अब देखिए, जो प्रथम कोट की अपक्रिया का फार्मूला जो आपको पता ही है, तो यहाँ पर रख दें, ये आपके हमारा फार्मूले पर रखा गया है 2.303 और टी हाफ की वैल्यू इतना रख देते हैं 99.9 लॉग टी। अब यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ सारी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं 100 हो जाएगा, इसका आधा 50 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, टी हाफ निकालना है, तो चाहे आप यहाँ से इसको जब कर लेंगे तो हमारा ये निकल आएगा। समीकरण 1 बना लो। अब इसको जब सॉल्व, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, हम तुलना कर लेंगे। जब तुलना कर लेंगे तो टी हाफ की वैल्यू हमारी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सहसंयोजन यौगिक में और उप सहसंयोजन समयवत्ता तथा, ठीक है, ज्यामितीय समयवत्ता को उदाहरण से हम लोग को समझाना है। इनको उदाहरण के जरिए हम लोग को क्या करना है, समझाना है। देखिए, पहला कह रहा है उप सहसंयोजन समयवत्ता क्या होता है। जब कह रहा है, जब उप सहसंयोजन यौगिक में धनायन एवं ऋणायन दोनों संकुल आयन हो और दोनों संकुल आयन, ठीक है, दोनों संकुल धातु आयनों पर परस्पर विनिमय कर लेते हैं, उनमें उप संयोजन समयवत्ता संभव है। क्या है उसमें संभव है, CO अमोनिया का 6 यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जाएगा कि किसमें उप संयोजन कैसे होता है। तो अब यहाँ पे हो गया, और Cr2 जैसे लिखा गया Cr और Cn का 6 है, और CrNH3 का 6 है, CONH6 है। इस उप संयोजन यौगिक में संकुल धनायन और ऋणायन दोनों ही समान हैं, समान ही केंद्रीय धातु उपस्थित है। इस प्रकार ये दोनों यौगिक उप संयोजन समझौता प्रदर्शित करते हैं। अब इनकी ज्यामितीय समयवत्ता क्या होती है, ज्यामितीय समयवत्ता क्या होती है, वह समयवत्ता जो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड की त्रिविमीय व्यवस्था की विभिन्न स्थितियों, ठीक है, के कारण होती है, ज्यामितीय समयवत्ता कहलाती है। इनके समकक्ष रूप के दो एक जैसे लिगेंड एक समान दिशा में रहते हैं, जबकि विपक्ष रूप में दो एक जैसे लिगेंड विपरीत दिशा में रहते हैं। यह समयवत्ता सामान्यतः उन उप संयोजन यौगिक में मिलती है जिनमें केंद्रीय धातु आयन की उप संयोजन संख्या 4 या 6 होती है। क्या कर 4 या 6 होती है। अक्सर उसमें क्या होता है, ये मिलता है। तो यहाँ पर जैसे पीटी अमोनिया का ट्वाइस, यहाँ पे Cl2 यौगिक के, ठीक है, कह रहा है कि समकक्ष
विपक्ष दो समावयवी इस प्रकार से होंगे, जो यहाँ पे आपको ये बताएगा समपक्ष और ये विपक्ष फिगर ये बनाया गया दोनों। तो ये है समपक्ष का फिगर, ये है ठीक है विपक्ष का फिगर। अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं इसी का, उभयदंती, ठीक है, तो उभयदंती अविनाश का, ठीक है, ये तो ये सिलेबस से क्या है आपका कट चुका है, ठीक है, सिलेबस से आपका कट चुका है, पुराना सेट में करवा रहा हूं। अब देखिए 6 का जो का नंबर जो प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, कह रहा है निम्नलिखित का केवल रासायनिक समीकरण हम लोग को लिखना है। देखिए 6 का कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 का कह रहा है कि निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए, इनका हम लोग को रासायनिक समीकरण लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जो है प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल की निर्जलन अभिक्रिया, इनका निर्जलन अभिक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लिया गया है एन प्रोपिल एल्कोहल, ये क्या एन प्रोपिल एल्कोहल को जब हम लोग कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको क्या करेंगे हीट कर देंगे, ठीक, क्या कर देंगे हम लोग इसको हीट कर देंगे, तो कन्वर्ट क्या हो जाएगा, आप इसको CH3 CH2 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनो एल्डिहाइड और H2 बाहर हो जाएगा। अब इसी को लेने के बाद जब हम लोग यहाँ पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल को, इसी कह रहा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल को जब इसके साथ अब क्रिया कर देंगे तो यहाँ पे एसीटोन और ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसी हम लेते हैं ब्यूटिल एल्कोहल को, जब लेते हैं ब्यूटिल एल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देंगे तो आइसोब्यूटिलीन और यहाँ से जल में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों रहा आपका रिएक्शन, और रिएक्शन क्या है इसका दूसरा जो रिएक्शन है फिनाल की, ठीक है, फिनाल की कोल्बे अपक्रिया। तो यहाँ पे बच्चों बताना है फिनाल की कोल्बे अपक्रिया क्या है। जब यहाँ पे हमने लिया फिनाल लिया और लेने के बाद NaOH के साथ अपक्रिया करवा देंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा C6H5ONO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को कह रहा है कि पहले CO2 के साथ अपक्रिया करवा देंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, क्या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या होती है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या होती है, इसको ध्यान देना। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या होती है, जब यहाँ C2H5ONO को जब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, आयोडोएथिल यानी, ठीक है, आयोडोएथिल में जब हम लोग क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे C2H5OH के साथ अपक्रिया करवा देंगे तो डाई एथिल ईथर में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा और सोडियम आयोडाइड में मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, क्या होता है जब मेथेनल की कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, जब हम लोग ठीक क्या करते हैं मेथेनल की क्या करते हैं हम लोग, जब मेथेनल की कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ गर्म करते हैं, कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पे हो गया क्या CH3CHO को 3Cl2 और 4NaOH के साथ जब इसको हीट कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा CHCl3, क्या CHCl3 HCOONA में और 3H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या 3H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि प्रोपेनोन की क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया दीजिए, क्या कहना है प्रोपेनोन की क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया हम लोग को देना है। तो यहाँ पे चलो ठीक ले लेते हैं ये यहाँ पे ले लिया, इसको जब क्रिया देते हैं हम लोग
प्रोपेनॉन 1 2 1 2 3 4, यहाँ पे ब्यूटेनॉन हो गया ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे प्रोपेनॉन देना तो एक हम हटा देते हैं, चलो ठीक है। इसकी अब क्रिया दे देंगे जब KOH की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हम लोग को मिल जाएगा। अब देखिए इसी को कह रहा है कि फेनिल मेथिल कीटोन को 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन के साथ गर्म करेंगे। चलो ठीक है, हमारा क्या हो गया, फेनिल मेथिल हो गया। जब फेनिल मेथिल को हम लोग किसके साथ कह रहा है 2,4 डाई डाई नाइट्रोफिनॉल के साथ और यहाँ पे हाइड्राजीन है के साथ जब गर्म कर देंगे तो हम लोग को ये अपक्रिया, ये हम लोग को रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करेंगे तो ये हम लोग का क्या है, यहाँ पर ये C2C6H5CHO है। हम NaOH के साथ जब यहाँ पे अपक्रिया करवा दे रहे हैं दोनों को मिला करके, तो यहाँ पे कन्वर्ट क्या हो रहा है कि बेंजिल एल्कोहल क्या मिला हम लोग को, यहाँ पे क्या मिला, बेंजिल एल्कोहल मिला और C6H5COO Na मिल गया। तो ये हो गया इस प्रकार से आंसर, बेंजिल एल्कोहल जो मेन मोटिव था हमको बेंजिल एल्कोहल प्राप्त करना था, जो हम लोग को यहाँ पर मिल गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अथवा कह रहा है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, टालुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। जब टालुइन को लेकर के इनके साथ क्या इनके ऊपर अपक्रिया करवा देंगे तो बड़े आराम से बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ये तो आगे भी बताया गया था। अब देखो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे क्या बेंजाइल क्लोराइड को यहाँ Pb और BaSO4 की उपस्थिति में H2 से आप क्रिया करवा देंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। जो अगला प्रश्न है इसका कि एसीटोनाइट्राइल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। इस CH3C ट्रिपल बॉन्ड N करके जब इसको हम लोग हीट करेंगे इसकी उपस्थिति में तो हम लोग के क्या मिले, एथेनॉल मिल जाएगा। इसके बाद का जो प्रश्न है फेनिल मेथिल कीटोन से क्या, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ CCH5CO CH3 को जब हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, जब O के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे बेंजोइक अम्ल CO2 और H2O मिल जाएगा, तो हम लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। जो अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल क्या करेंगे हम लोग, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया। अब जब इसको हीट कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या आ रहा है, क्या होता है जब अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं। अमोनिया डाइक्रोमेट को क्या करते हैं हम लोग, जब अमोनिया डाइक्रोमेट को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इस चीज़ को वो ध्यान से देखना है। जब हम लोग यहाँ पर अमोनिया डाइक्रोमेट को जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे अमोनिया NH3 का और Cr2O7 के साथ जब इसको अपक्रिया करेंगे तो यहाँ पे डाई नाइट्रोजन मिल जाएगा, Cr2O3 मिल जाएगा, 4H2O मिल जाएगा। अब देखिए जो अगला प्रश्न है इसका, सोडियम एजाइड को गर्म कर देंगे, जब सोडियम एजाइड को गर्म कर देंगे 2NaN3 को जब इसके साथ क्रिया करें 3N2 और 2Na में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म कर देंगे तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा, ये 2 स्टेप प्रक्रिया है। और देखिए कैसे प्राप्त करेंगे,
जो हमारी अपक्रिया है कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे प्राप्त करेंगे? नाइट्रोजन को ऑक्सीजन साथ हाइड्रोजन साथ अपक्रिया करवा देंगे तो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण है, बिल्कुल यहाँ पे अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सारे आपके प्रश्नों को हल करवाया गया। ठीक है, बाकी ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उस सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा और जहाँ भी कोई दिक्कत हो बिल्कुल उसमें आप लोग बताइएगा। ठीक है, जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप उसको बताइएगा, लेकिन आप ज़रूर इसको करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करने से प्रयास करें, क्योंकि आप लोग पर डे एक सेट सॉल्व कीजिए तो ज़रूर बेहतरीन तरह से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे। ज़रूर आप प्रश्नों को सॉल्व करो। ठीक है, सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों।